नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। गुजरात में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत के बाद राज्य में अब दल बदल का खेल शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के एक और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। हालांकि उन्होंने पार्टी में शामिल होने से इनकार किया है। इनमें 4 में से 3 पहले बीजेपी में ही थे। आप विधायक भूपत भयाणी पहली बार जूनागढ़ जिले की विसावदर सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। वो पहले बीजेपी में भी रह चुके हैं। चुनाव से कुछ महीने पहले ही आप में शामिल हुए थे। हालांकि मीडिया से बातचीत में भूपत ने बीजेपी में शामिल होने से इनकार किया। भूपत ने कहा कि मैं पार्टी से गद्दारी नहीं करूंगा। इधर समर्थन देने का ऐलान करने वाले 3 निर्दलीय विधायकों में बायड़ से धवल झाला, धानेरा से मावजी देसाई और वाघोड़िया से धर्मेंद्र वाघेला शामिल हैं। झाला और मावजी देसाई बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद चुनाव से ऐन वक्त पहले निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत भी गए। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने रिकॉर्ड 156 सीटें जीती हैं। उसे 2017 के मुकाबले 58 सीटों का फायदा हुआ है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा 60 सीटों का नुकसान हुआ है। पार्टी ने पिछली बार 77 सीटें जीती थी, इस बार उसे 17 सीटें ही मिली। आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं। निर्दलीय को 3 और सपा को 1 सीट पर जीत मिली है। गुजरात चुनाव से पहले दिल्ली में हुए एमसीडी चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को शानदार जीत मिली। दूसरे नंबर की पार्टी को लेकर अगर बात की जाए तो दूसरे नंबर पर बीजेपी रही, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा। इन सब के बीच कांग्रेस के 2 नवनिर्वाचित पार्षद पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, फिर चंद घंटों के बाद ही वो वापस कांग्रेस में लौट आए। दिल्ली कांग्रेस उपाध्यक्ष अली मेहंदी पार्टी के 2 नवनिर्वाचित पार्षदों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने भी कांग्रेस पार्षदों के आप में शामिल होने के बारे में जानकारी दी थी। हालांकि बाद में अली मेहंदी ने वीडियो जारी कर राहुल गांधी से माफी भी मांगी और कहा कि उनसे गलती हो गई है। अब वो वापस कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। देर रात तक हुए पॉलिटिकल ड्रामे में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की मौजूदगी में मुस्तफाबाद से जीते पार्षद ने वापस कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ऐसे में सवाल ये उठता है कि विधायक या फिर पार्षद उन्हें जीत दिलाने वाली जनता के साथ कहीं धोखा तो नहीं कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे अपने खास कार्यक्रम पक्ष विपक्ष में। तो बात की जाए आम आदमी पार्टी को लेकर, गुजरात में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, लेकिन इनमें से एक विधायक ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो मेरा पूरा समर्थन है वो बीजेपी को रहेगा। मैं पार्टी तो ज्वाइन नहीं कर सकता, अपनी पार्टी से गद्दारी नहीं करूंगा, लेकिन समर्थन मेरा बीजेपी को रहेगा। इसके साथ ही 3 निर्दलीय जो विधायक चुने गए, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि हम बीजेपी से पहले से जुड़े हुए हैं और हमारा पूरा समर्थन बीजेपी को जाता है। इस बार भारी बहुमत से विजय हासिल की। गुजरात में बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर अगर बात की जाए तो कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। आम आदमी पार्टी को 5 सीटें गुजरात में मिली। तो इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज पैनल में 3 मेहमान होंगे। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त अश्वनी शाही जी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रेशमा पटेल, प्रवक्ता, आप अब से कुछ देर बाद जुड़ने वाली हैं। और हमारे साथ गरिमा दसोनी जी, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई शाही जी आपको। आपने एक बार फिर गुजरात में जिस तरीके से कमल खिलाया है, बीजेपी एक बार फिर से वहां पर आ गई है, इसके लिए बधाई आपको। धन्यवाद रेशु जी, आपको, आपके दर्शकों को और गुजरात की जनता को, और सर्वाधिक बधाई माननीय प्रधानमंत्री जी को और गुजरात नेतृत्व को
जिसके नेतृत्व में गुजरात की जनता ने आस्था दिखाया और सर्वाधिक मतों से रिकॉर्ड वोटों से जिताया सबको और सबका रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए इतिहास रचा है। तो ये एक अविस्मरणीय दिन है, अद्वितीय। ये आज की छठा थी। देखिए जिस तरीके से जो विहंगम दृश्य दिखाई दिया, ये गुजरात की जनता और माननीय प्रधानमंत्री जी के मेहनत से और स्नेह गुजरात की जनता के ठीक है। जीत तो मिल गई है, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं आपके सामने, उसको लेकर भी हम आपसे चर्चा यहां पर करेंगे। हमारे साथ रेशमा पटेल जी भी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत रेशमा जी आपका। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है रेशमा जी, बीजेपी को तो काम को लेकर चुनौतियों से निपटना है सिर्फ, लेकिन आपके सामने चुनौती ज्यादा बड़ी है। 5 सीटें आपने जीती हैं, उसमें भी आपके एक विधायक बीजेपी को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। देखिए, जो भी बात हुई थी वो कोई ऑफिशियल बयान नहीं था। जो अफवाहें फैली गई थी उसमें तथ्य नहीं था, वो खुद हमारे एमएलए ने बोल दिया है। तो बात तो चुनौती की तो आएगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का राज्य है। यहाँ पे वो अड्डा डाल के बैठे हैं जो विधायकों को तोड़ने के अलावा और कुछ काम ही नहीं करते। आपको पता है 156 लोग उसके पास है, फिर भी दूसरे खेमे के दूसरे दलों के विधायकों पे कैसे नजर डालते हैं, वो इसका एक लोकशाही में धब्बा जैसा ही उदाहरण क्रिएट किया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो यहाँ पे हमारे लिए चुनौती तो है, वो तो हम संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन हमारे जो आप कह रही हैं कि आपके विधायक ने कुछ ऐसा कहा ही नहीं है, जबकि उसके पुख्ता सबूत सभी के पास हैं। कोई कहकर मुकर जाए तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। गरिमा जी, गुजरात में सरकार के प्रति कुछ बयान देना और उस पक्ष में जाना, दोनों में डिफरेंस है ना। सरकार के प्रति उसने कुछ बोला होगा, जो भी बोला है वो तो सीधे सीधे समर्थन की बात कर रहे हैं ना, और क्या चाहिए। बहरहाल हमारे साथ पैनल में मैडम और लोग भी हैं, गरिमा जी, गुजरात में यदि आम आदमी पार्टी के विधायक बीजेपी का समर्थन करते हैं तो क्या इसे दल बदल की दृष्टि से देखा जाए या विधायकों की सरकार के साथ समन्वय बनाकर काम करने की नीति के तहत देखा जाए? इसे प्रीफिक्स मैच की तरह देखा जाए। पहले दिन से मैं ये आरोप लगाती आई हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को मदद करने की मंशा से आम आदमी पार्टी गुजरात पहुंची थी, और जहां भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ती है, और सामने दिखाने के लिए एक दूसरे के ऊपर प्रहार हमले बोले जाते हैं, लेकिन अंदर खाने केजरीवाल जी की पार्टी की भी और केजरीवाल जी की भी फंडिंग और ओवैसी जी की भी, ये दोनों ही ओवैसी जी की पार्टी और केजरीवाल जी की पार्टी ये टीम बी की तरह काम करती है भाजपा से। प्रजातंत्र के लिए कितना बड़ा बदनुमा दाग है ये बात आप सोचिए कि हिमाचल में पूर्ण बहुमत मिला कांग्रेस को, और टीवी चैनल पर शाही जी हो या दूसरे राष्ट्रीय प्रवक्ता इनके हो, वो कहते हुए पाए जा रहे थे, मेरे साथ ही कुछ लोग डिबेट में थे, वो कह रहे थे सरकार हिमाचल में किसकी बनेगी ये तो भविष्य बताएगा। अगर इंसान बहुमत के बाद भी जनादेश का इस तरह से अपमान करे, अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के दिमाग में भी ये बात आ रही है कि हम विधायकों को तोड़ लेंगे, खरीद फरोख्त कर लेंगे, उनकी कमजोर नस दबा देंगे, उनको ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का डर दिखा देंगे, और ये केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद लगाकर हम अपनी सरकार जोड़ जंतर की बना लेंगे, जो हमने गोवा में किया, जो हमने असम में किया, जो हमने दूसरी जगह किया, मेघालय में किया। तो ये सारी चीजें अगर इन लोगों के दिमाग में है तो कितनी कुत्सित मानसिकता है। अगर कांग्रेस कहती है कि ये संविधान और लोकतंत्र के हत्यारे हैं तो गलत क्या कहती है। आज भी ठीक कहा उन्होंने, जो बहन आई थी हमारी पटेल बहन, उन्होंने ठीक कहा कि इतना बड़ा बहुमत मिलने के बाद भी, और कैसे मिला है बहुमत वो किसी से छुपा नहीं है। आज ही हमारे नेता पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात साफ की कि 16,000 एक घंटे में वोट पड़ गए। 16,000 का मतलब 1 मिनट में 57 वोट पड़ गए। अब आप सोचिए 1 मिनट में 57 वोट कैसे पड़ेंगे, क्योंकि आदमी जाएगा, लिस्ट में अपना नाम चेक करवाएगा, उसकी उंगली में स्याही लगेगी, फिर वो वोट डालने जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से 1 घंटे में 16,000 वोट पड़ गए एक बूथ पर। तो कहीं ना कहीं झोल है। लगातार इलेक्शन कमीशन ने अनदेखी करी, जितनी भी कोड ऑफ कंडक्ट की शिकायतें लेके कांग्रेस पार्टी गई निर्वाचन आयोग, उसको अनदेखी की गई, उसको इग्नोर किया गया।
ये बहुमत इनको अच्छा, आप कह रही हैं झोल है, तो झोल जो गुजरात में हुआ वो हिमाचल में भी तो ये लोग कर सकते थे ना फिर मैम? नहीं, इनका पूरा पार्टी का फोकस गुजरात था, क्योंकि गृह राज्य था ना प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का, तो हिमाचल की तरफ देख ही नहीं पाए। हिमाचल में झोल करने के लिए भी तो बहुत बड़ी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। चलिए इसका जवाब ले लेती हूँ। शाही जी, तो शाही जी, बड़ा आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहा है, एक बड़ा आरोप। ये बताइए आरोप। देखिए अभी हमारी जो बहन कांग्रेस की प्रवक्ता है जिस तरीके से आरोप लगा रही है, अपनी ही बातों में ये फंसी हुई नजर आई। आपने जो सवाल किया सही किया कि अगर हम एक स्टेट हम क्यों छोड़ते, अगर हमको झोल करना होता तो गुजरात माननीय प्रधानमंत्री जी का था, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का था, तो हम क्यों छोड़ते उसको? हमको तो सब लेकर चलना था, हम वहां भी गलत कर लेते आपको। लेकिन कैसे करते हैं गरिमा जी, करते कैसे हैं? मैंने नहीं बोला करते कैसे हैं? यहाँ उत्तराखंड में अपनी सरकार बना रही है, लेकिन अपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट को हरा दिया ताकि लोगों के सामने कह सके कि हमने कोई झोल नहीं करा है, नहीं तो हमारा मुख्यमंत्री क्यों हारता। और मुख्यमंत्री को फिर बैकडोर से उपचुनाव से जिता कर ले गए। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक अपना रूल है, मॉडल ऑफ फ्रेंडली है कि आप लोग गलत तरीके से सरकारें बनाते हो, बिगाड़ते हो। अब आप क्यों आम आदमी पार्टी के लोगों की क्या जरूरत पड़ गई आपको? निर्दलीय विधायकों की क्या जरूरत पड़ गई? क्या बहुमत नहीं मिला आपको? क्या सरकार नहीं बन रही आपकी? क्या जरूरत है लोगों को आपको अपने में सम्मिलित करने की? उनको अपनी विचारधारा का रहने दीजिए। ऑपोजिशन को खत्म क्यों करते हैं आप? ऑपोजिशन को खत्म करने में चलिए कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं शाही जी, कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसको पूरा देश शायद जानना चाहता है। आज भूपेंद्र सरकार में 6 नए चेहरे, 7 मिनिस्टर रिपीट हुए हैं, लेकिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले चर्चित युवा चेहरे अल्पेश ठाकोर और हार्दिक पटेल को कोई जिम्मेदारी नहीं दी आपने। जी, यही भारतीय जनता पार्टी की क्वालिटी है कि हमारे दल में जो आता है उसके साथ हम कोई शर्त नहीं लगाते हैं, उसकी कोई शर्त नहीं मंजूर करते हैं। पार्टी में आइए, पार्टी के लिए काम करिए। अगर पार्टी आपको समझती है कि आप किसी पद के लिए, किसी जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त हैं, तो आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। ये दोनों उपयुक्त नहीं थे, ये दोनों उपयुक्त नहीं थे शाही जी। बलवंत सिंह, मूलू बेरा, भानु बाबरिया, प्रफुल्ल पंसेरिया, कुंवरजी हलपति, भीखू सिंह परमार, ये सब नए चेहरे हैं। हार्दिक और अल्पेश दोनों युवा नेता हैं और महत्वाकांक्षी भी हैं। उनको फिलहाल कोई जगह नहीं देने का मतलब ये माना जाए कि विश्वास की डोर अभी थोड़ी कमजोर है क्योंकि दोनों कांग्रेस से आए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रेशु जी, ये मंत्रिमंडल चुनना माननीय मुख्यमंत्री जी का सर्वाधिकार है। वो जिसको चुने, उनकी टीम जैसे बनानी है वो उनको दिया गया, वो टीम बनाए अपना। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, हो सकता है आगे हम लोगों को ले लें। लेकिन अगर कोई इस तरीके से कहे वो आए आपने नहीं लिया, तो इस तरीके से तो हमारे ऊपर प्रेशर, हम लोग प्रेशर की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। हम ले आएंगे, हमारे यहाँ आए हैं, हमारे विचारों से वो सहमत थे तब आए हैं, हम उनको आत्मसात किए। लेकिन अब धीरे धीरे अगर आपके विचारों से सहमत थे इसलिए बीजेपी में आए हैं, कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे इसलिए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। अल्पेश और हार्दिक गुजरात में युवा राजनीतिक चेहरा बनकर उभरे हैं। पहले वो आपके साथ थे लेकिन आप उन्हें साध कर नहीं रख पाए। नहीं, देखिए कुछ लोग होते हैं जो अवसरवादी होते हैं, जिनको अपने पर पूरा भरोसा नहीं होता है कि वो अपने बलबूते पर राजनीति कर पाएंगे। हार्दिक और अल्पेश ने दोनों ने बहुत अच्छी शुरुआत करी, बहुत बड़ा पाटीदार आंदोलन खड़ा किया अपने बलबूते, लेकिन फिर कहीं आधे रास्ते में आकर उनका कॉन्फिडेंस शायद कम हो गया या अपने ऊपर से उनका आत्मविश्वास कम हो गया और उनको शायद कमल के फूल की टहनी चाहिए थी अपनी नाव पार लगाने के लिए। ये शायद मोदी जी का नाम चाहिए था अपनी राजनीति को साकार करने के लिए या अपने सपनों को साकार करने के लिए। नहीं तो आप सोचिए ना, 5 साल के अंतराल में चुनाव होते हैं, 5 साल पहले हार्दिक पटेल कांग्रेस के हो जाते हैं और 5 साल बाद हार्दिक पटेल अगर भारतीय जनता पार्टी में नजर आते हैं, अल्पेश भारतीय जनता पार्टी में नजर आते हैं, तो इसका मतलब रातों रात तो किसी की विचारधारा बदलती नहीं। या तो सपने खींच कर ले गए हैं आपको या फिर आपका लालच खींच कर ले गया। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोग अपने दमखम पर अपने बलबूते राजनीति करते हैं, उनको अपने पर भरोसा होता है, और कुछ को
या तो कमल का फूल चाहिए होता है या फिर मोदी जी का चेहरा चाहिए होता है। और हार्दिक और अल्पेश को मैं उन्हीं नेताओं में गिनती हूँ जिन्होंने अपना आत्मविश्वास शायद बीच रास्ते में खो दिया और उनको सहारे की जरूरत पड़ गई अपनी तो राहुल गांधी का चेहरा काफी नहीं था क्या उनके लिए? मैंने कहा ना, खुद पर से चला गया विश्वास। उन्होंने जो पाटीदार आंदोलन खड़ा किया उस वक्त ये 3 चमकते सितारे गुजरात की राजनीति में उभरे और पूरे देश ने देखा, साक्षी बना पूरा देश। उस वक्त ही राहुल जी कहीं सहारा नहीं थे इनके। मैंने कहा खुद में अपना विश्वास खो गए थे ये लोग, अपना भरोसा खो गए थे खुद पर। और फिर कहा हम लोग एक डिबेट में थे, मेरे संग शाही जी भी थे, अश्विनी जी भी थे, तो उसमें बता रही थी सबा खान कि एक पान वाला बोला कि किसी गधे को भी अगर टिकट दे देंगे ना मोदी जी तो वो भी इस बार तो जीत जाएगा। तो अगर ये हालात वहाँ थे तो फिर ऐसे में लोगों को अवसर की तलाश कम रहती है। ऐसे में लोगों को उस एक नाव की या उस टहनी की जरूरत होती है जिसके सहारे वो समुद्र पर। ये मेरा नहीं है बकौल सबा खान, मैं तो सबा खान को कोट कर रही हूँ यहाँ पर। ये मैंने नहीं कहा। जलवा तो आम आदमी पार्टी का भी देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी का रुचि, आम आदमी पार्टी में 2 कमियां हैं। उत्तराखंड आए, यहाँ भी फ्री की सौगात कहने लगे, वो यहाँ भी नहीं चला उत्तराखंड। देखिए अब मैं बोलना चाहूंगी, बिल्कुल मैं आप ही के पास आ रही थी रेशमा जी, मैं आप ही के पास आ रही थी। कर्नल कोटियाल जो इनके मुख्यमंत्री कैंडिडेट थे और 6 महीने भी नहीं लगाए कोटियाल ने, वो भाजपा में जाकर बैठ गए। तो आप सोच सकते हैं कि आम आदमी पार्टी छोड़ा जा रहा है। मुझे वो बात समझ जैसे ही चुनाव हारे कर्नल कोटियाल, उन्होंने सेकंड नहीं लगाया और वो भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए। और मुख्यमंत्री कैंडिडेट क्या है पता है आपको आज की तारीख में? न महामंत्री है, न उपाध्यक्ष है उत्तराखंड भाजपा में, वो प्रवक्ता है। तो ये तो उनकी हालत कर दी। और उसके बाद अब आप देखिए वहाँ भी फ्री का आपने ढोल बजाया गुजरात में। कुल मिलाकर आपको कांग्रेस को डेंट पहुंचाना। देखिए मैं बोलना चाहूंगी, हमारा 27-28 है, दोनों को क्लब कर दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी को तो गुजरात में। ठीक है गरिमा जी मौका दीजिए ना, दूसरे लोग भी पैनल में बैठे हैं, उनको भी मौका दीजिए। ठीक है रेशमा जी, आपके ऊपर आरोप तो बीजेपी को लाभ पहुंचाने का भी लगा है। गोवा, उत्तराखंड, हरियाणा में भी चुनाव बाद आपकी इकाई बीजेपी से मिल जाती है। यही गुजरात में होने जा रहा है। लगातार कांग्रेस इसी को लेकर मुद्दा बना रही है। देखिए मैं आपको बता दूं, गुजरात में जो 156 की भारतीय जनता पार्टी है वो पहले से बौखला गई थी। पहले जैसे हमने कदम रखा गुजरात की राजनीति में, जैसे हमारा जन प्रतिसाद देखा, वो उससे बौखला तो गई थी। अब क्या हुआ है वो मैं आपको बता दूं। हमारे 5 पांडवों है, सामने कौरवों की सेना 156 की। पता है कि जो डिबेट में बैठने के लिए तैयार नहीं था, आज उसको विधानसभा के सामने हमारे 5 पांडवों के सामने बैठना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का डर है। कांग्रेस को क्या हुआ? कांग्रेस के सुपड़े साफ हो गए। कांग्रेस ने विरोध पक्ष में रहकर 27 साल में जो काम करना था वो नहीं किया, इसलिए जनादेश ने उसके विरुद्ध में विरोध पक्ष के तौर पे हमें एक्सेप्ट किया है। वो बात समझिए, वो हमारी सिद्धि है कि आम आदमी पार्टी को गुजरात ने एक विरोध पक्ष के तौर पे एक्सेप्ट किया है। आप देख लेना आने वाले दिनों में 17 उसके जो विधायक है कुछ बोलेंगे नहीं, चुप्पी करके बैठ जाएंगे। हमारे 5 जो पांडव है ना वही कौरव के सामने लड़ेंगे। वो मेरा चैलेंज है मेरी बहन को। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि किसने बोला कि आम आदमी पार्टी ने कुछ किया नहीं। आम आदमी पार्टी ने प्यार मिला है गुजरात की जनता से, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई, 43 लाख वोट हमें मिले हैं। तो इतना सारा अचीवमेंट किया है। कांग्रेस के सुपड़े साफ हो गए। भारतीय जनता पार्टी आज डर से बौखला गई कि हमारे दल के विधायकों पे नजर डालने लगी। तो इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है हमारे लिए? हम तो जनता के लिए काम करने के लिए आए। माननीय केजरीवाल जी ने कोई फ्री में नहीं दिया। जो टैक्स के पैसे थे उसको भ्रष्टाचार के रूप में लूटा गया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? अपने अमीर जो बिजनेसमैन थे उसको लोन माफ करके लुटा दिया। और भारतीय कांग्रेस ने क्या किया? उसके पुराने नेता घर भरते रहे और आम आदमी सिर्फ ऐसे ही निगाहें डाल के बैठती रही। तो कहने का मतलब कि हमने कुछ फ्री में देने की बात नहीं की। मैनिफेस्टो आपके भी देख लो और भाजपा के भी देख लो, लाणी कर दिए फ्री देखिए। आपने भी तो क्या किया? मैनिफेस्टो में क्या देने की बात नहीं की, सब कुछ देने की बात की थी। वायदे तो बहुत बड़े बड़े किए थे। तो आप देते हैं वो हक है और हम देते हैं वो रेवड़ी। वो कैसे बन सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बहन और मेरे भाई दोनों को मैं बताना चाहती हूँ कि हमने अपनी जमीन बनाई है गुजरात में।
जिसको गृह राज्य कहा जाता है अमित भाई था और मोदी भाई की, जो हम भी गुजरात से ही है, गुजरात की बेटी, इसलिए बोल सकते कि आज हमने आम आदमी पार्टी ने जमीन बना ली है। जो विरोध पक्ष नहीं था 27 साल में, आज आम आदमी पार्टी के ठीक है। आपके पांच पांडव गुजरात में क्या कुछ दिखाएंगे वो आने वाले दिनों में यहाँ पर पता चल जाएगा। लेकिन अगर बात करें शाही जी आपको लेकर, आपने तो जो आपके यहाँ कद्दावर नेता थे उनका भी टिकट काट दिया, उसके बाद उनको निर्दलीय लड़ना पड़ा और निर्दलीय लड़ने के बाद भी वो चुनाव जीत गए हैं। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आपसे बड़ी भूल हुई है? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कहीं का चुनाव देखिए तो लगभग 30% टिकट कटते हैं और गुजरात में तो लगभग कटते हैं। पिछली बार पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया था। ये हमारे यहाँ हम लोग एक रणनीति के तहत अपनी चीजें करते हैं, क्योंकि हम राजनीतिक पार्टी हैं, हमको अपने पार्टी के लिए जीत कैसे हासिल होनी है ये हमको रणनीति बनानी होगी। किसको कहाँ पर हमको रखना है, किसको हमको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। और एवरेज 30% टिकट कटता है, तो उसमें कोई जीत कर आ जाए तो हमारे यहाँ वापस आ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विचारधारा हमारी है। आम आदमी पार्टी में न नीति है, न नियत है, न विचारधारा है। यही बात गरिमा जी मैंने उस दिन भी कहा था और मैं अभी भी कहता हूँ, न नीति है, न नियत है, न नेता है। अच्छा हुआ, नेतृत्व तो है, इतना तो स्वीकारा आपने। अरे कौन नेतृत्व है, कहाँ? अरविंद केजरीवाल जी को अगर नेतृत्व मानते हैं अच्छी बात है। देखिए, आपने कांग्रेस को जितना डेंट करना होता है कर लिया। 53% जनता ने हमको वोट दिया है, 48% थे, और सबको मिला लिया जाए, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और सारे लोगों को मिला लिया जाए तो 47% होते हैं, फिर भी हम 6% ज्यादा है। तो गुजरात की जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया है और मोदी जी को नहीं छोड़ने वाली है गुजरात की जनता तो सबके ऊपर भरोसा कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के साथ नेता चल नहीं कर रहे हैं। गरिमा जी, दिल्ली एमसीडी में भी हमने देखा कांग्रेस के 2 नवनिर्वाचित पार्षद पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, फिर चंद घंटों बाद ही वापस वो कांग्रेस में लौट आए। तो ये जनता के साथ छल नहीं है? ये तो आम आदमी पार्टी का है। आपकी जो नाम राशि है आम आदमी पार्टी की, आपकी जो नाम राशि है आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, भले ही विचारधारा अलग है और पार्टी अलग है, लेकिन मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी कि इनका बोलना बहुत मीठा है। मेरी तीसरी चौथी डिबेट बमुश्किल इनके साथ है और जब ये बोलती है मेरा मन करता है बस ये बोलती रहे और मैं सुनती रहूं, क्योंकि बड़ा मजा आता है इनका डायलेक्ट सुनने में, गुजराती डायलेक्ट सुनने में मजा आ जाता है। खैर, जहाँ तक आपने बात कही कि दिल्ली में जो नाटकीय अंदाज से पहले ज्वाइनिंग हुई और उसके बाद वापसी हुई, डेफिनेटली मुझे लगता है 2014 के बाद से जो स्तर में कमी आई है, राजनीतिक स्तर में कमी आई है देश के, वो अपने आप में बहुत बड़ा दंश है हम सबके लिए। लॉन्ग रन में या लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो भारतीय राजनीति का हम शायद सबसे निचला स्तर देख रहे हैं, भारतीय मीडिया का हम सबसे निचला स्तर देख रहे हैं। शाही जी बोलने दीजिए, शाही जी बोलने दीजिए, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। उनको कंप्लीट करने दीजिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए। सवाल उनसे कहने में गुरेज नहीं है कि जनता जब किसी व्यक्ति को चुनती है और वो निर्दलीय चुनती है तो उसके पीछे उसका दल नहीं होता, पर अगर जनता कांग्रेस के किसी व्यक्ति को चुनती है, आम आदमी पार्टी के व्यक्ति को या भाजपा के या किसी भी दल के व्यक्ति को, तो उस दल की नीति, उस दल की विचारधारा एक बहुत पिवटल रोल प्ले करती है उस आदमी को विजयी रथ में बैठाने में। और जब वो छुरा भोग कर दूसरे दल में शामिल हो जाता है, इससे पता चल जाता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी है ही नहीं, वो इंसान कहलाने लायक भी नहीं है, क्योंकि जनादेश जो जनता है वो जनार्दन है लोकतंत्र। बिल्कुल सही आपने कहा कि जनता ही जनार्दन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।